Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 23rd of August 2022, Tuesday. Motivation of the day is if you genuinely want something, don't wait for it. Teach yourself to be impatient. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। मार्केट स्लिप इनटू रेड ऑन फियर ऑफ हॉकिश फेड। इंडियन स्टॉक मार्केट या हम बोले बेंचमार्क इंडाइसेस ने अपने 2 महीनों में वर्स्ट सिंगल डे फॉल रजिस्टर किया है कल। सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 872 पॉइंट्स यानी 1.46% का फॉल देखने को मिला, एंड दिस इज़ मोस्ट सिंस जून 16 के बाद से लेकर के अभी तक का यह सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है सेंसेक्स में। यही सेम पैटर्न हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी अप्रॉक्सीमेटली 267 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला, या हम बोले 1.5% निफ्टी 50 इंडेक्स फॉल हुआ, और उसके केवल 5 जो कंपोनेंट्स थे वो ग्रीन जोन में रह पाए एट द एंड ऑफ सेशन। अब चूंकि बेंचमार्क इंडाइसेस गिर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेडरल रिजर्व एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ। रिसेंटली एक इवेंट में जो फेड के चेयरमैन हैं, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने स्पीच में, अपने लेक्चर में ये बोला कि जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व का जो अपकमिंग टाइम में जो फोकस होगा दैट विल बी फॉर द मार्केट और इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट पे लाने के लिए आगे आने वाले टाइम में जो फेडरल रिजर्व है वो और पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगा। तो इस तरह की स्पीच के बाद से एक रिस्क अवर्जन देखने को मिला, और इस रिस्क अवर्जन की वजह से ही सेंसेक्स और निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंडिया के केस में, जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें ये फॉल देखने को मिला रिस्पेक्टिव इंडाइसेस में। सो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द फेडरल रिजर्व एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी रेट हाई एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ resurfaced after a breakneck rally from this year lows in June। तो जून के बाद सेकेंड टाइम इतना वो सिंगल डे रजिस्टर किया है इंडिया की जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने, और इसका सिर्फ रीज़न इतना है कि ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की जो फेडरल रिजर्व है वो और ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्पैक्ट करेगी, एंड दैट इज़ वाई दे आर लेंडिंग देयर मनी, दे आर पार्किंग देयर मनी इनटू सेफ इकोनॉमीज लाइक यूएसए, और जो इमर्जिंग मार्केट से पुल आउट देखने की वजह से जो बेंचमार्क इंडाइसेस है उनमें फॉल रजिस्टर हुआ कल के ट्रेडिंग सेशंस में। सो दिस इज़ द वर्स्ट डे इन लास्ट 2 months। दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ सेंसेक्स। सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का फॉल देखने को मिला। सेम हैज़ बीन सीन इन द निफ्टी 50, एंड दिस इज़ द लूजिंग मोमेंटम। एफपीआई इन्वेस्टमेंट में फॉल देखने को मिला, और जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट थे वो एग्जिट किए, जिसकी वजह से इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस फॉल किया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसल ऑफ रिव्यू प्ली ऑन HSN कोड सेटबैक फॉर इंडस्ट्री। तो अगर इस न्यूज़ को समझना है तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस की। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पटिशन, रिव्यू प्लिया जो है वो रिजेक्ट करी है। उसको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड या एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस रिव्यू डिसमिसल ऑफ और दिस रिजेक्शन ऑफ रिव्यू प्लिया विल इम्पैक्ट द इंडस्ट्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है किस इंडस्ट्री की बात हो रही है और व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट द HSN कोड। तो इस न्यूज़ को समझने के लिए कुछ की कंपोनेंट्स को और कुछ हिस्ट्री में कुछ होने वाले इवेंट्स को समझना ज़रूरी है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस HSN? HSN स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड्स। बेसिकली ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए। जो गुड्स हैं उनका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हो सके और उनको वर्ल्ड वाइड उस कोड से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो HSN कोड इज़ बेसिकली अ 6-digit यूनिफॉर्म कोड दैट क्लासिफाइड अप्रॉक्सीमेटली 5000 प्लस प्रोडक्ट एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। तो इसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। टैक्सेशन के लिए, कस्टम ड्यूटी के लिए और जितने भी अदर जो टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटी, उन सब के लिए दिस पर्टिकुलर HSN code is very useful.
और इसी HSN कोड के बेसिस पर गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन पर कितना टैक्स लगेगा, कितनी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी, कितना गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाएगा, ये डिसाइड होता है। तो ओरिजिनली ये केस क्या था? केस वॉज रिलेटेड टू द रिलेज यूज इन रेलवेज। रेलवे से रिलेटेड केस था। रेलवे में एक गियर्स यूज होते हैं रिलेज, उस रिलेज के क्लासिफिकेशन से ये जो केस है वो स्टार्ट हुआ है। HSN कोड में कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे बात करें चैप्टर 85, चैप्टर 86, चैप्टर 87, और चैप्टर्स के अकॉर्डिंग गुड्स को जो है वो एग्जम्पशन मिलता है टैक्स से, कुछ गुड्स को प्रेफरेंस मिलती है कि अगर कोई गुड्स जो है वो चैप्टर 85 में क्लासीफाई हुए हैं तो उन पर 8% टैक्स लगेगा, कुछ गुड्स जो हैं वो 86 में क्लासीफाइड है तो उन पर 10% टैक्स लगेगा। इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। जो रिलेज हैं, जो रेलवे में रिलेज यूज़ होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को लेकर के बेसिकली डिस्प्यूट अराइज हुआ था, जहाँ पर चैप्टर 86, चैप्टर 87 और 85 को लेकर के डिस्प्यूट था। अगर थोड़ा सा डिटेल में हम जाए तो जैसे कि बात करें चैप्टर 85, तो चैप्टर 85 में इलेक्ट्रिकल एपरेटस कवर थे, जो बेसिकली स्विचिंग ऑन और प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, वो या उस कैटेगरी में आता। तो बेसिकली चैप्टर 85 कवर्स द इलेक्ट्रिक एपरेटस फॉर स्विचिंग ऑन, स्विचिंग ऑफ एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो चैप्टर 85 में आते हैं। इसमें इवन रिलेज भी इंक्लूडेड थे। चैप्टर 86 की बात करें तो चैप्टर 86 में स्पेसिफिकली ऐसे पार्ट्स कवर होते थे जो रेलवे में यूज़ होते थे, बेसिकली रेलवे लोकोमोटिव्स और रोलिंग स्टॉक्स में यूज़ होते थे। तो चैप्टर 86 में इस तरह का क्लासिफिकेशन था। और इसी चैप्टर 85 और 86 को लेकर कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये कहा गया था कि जो इलेक्ट्रिक एपरेटस 85 में यूज़ करते हैं उनका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट था, जो इक्विपमेंट्स 86 में आते हैं उनका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट था। तो ये रेलवे का ये कहना था कि जो इलेक्ट्रिक एपरेटस होते हैं, बेसिकली रिलेज की अगर हम बात करें तो वो रेलवे में यूज़ होते हैं, रेलवे में के पर्पस में यूज़ होते हैं, तो उनको चैप्टर 86 में कवर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी वेरियस पार्ट्स रेलवे में यूज़ हो रहे हैं उनको चैप्टर 86 में सेपरेटली क्लासीफाई किया गया है। और इसी को लेकर के डिस्प्यूट अराइज हुआ था। एंड देयर इज अ नोट फॉर एक्सक्लूजन विच सेज दैट गुड्स दैट कम्स अंडर चैप्टर 85 वुड नॉट बी कवर्ड अंडर 86 इवन इफ यूज्ड फॉर रेलवेज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों रेलवे डिमांड कर रहा था कि उस रिलेज को 86 में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी थी चैप्टर 85 में दैट वाज हायर देन चैप्टर 86। हालांकि ये बहुत टाइम से यही क्लासिफिकेशन चला आ रहा था, लेकिन वेस्टिंग हाउस ने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में रूल आउट किया दैट रेलवेज विल कम अंडर द चैप्टर 86 एट दीज आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन रेलवे। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते, बेसिकली रिलेज जो है वो स्पेसिफिकली रेलवेज में ही यूज़ होते हैं, तो रैशनली इनको 86 में ही क्लासीफाई करना चाहिए। और ये जो रूलिंग थी उसने वेस्टिंग हाउस को बेनिफिट किया इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि अगर हम टैक्सेशन को देखें या टैक्स ट्रीटमेंट को देखें चैप्टर 85 और 86 में, उसमें केवल 7.5% से लेकर के 15% तक का ही जो कस्टम ड्यूटी थी वो इम्पोज होती थी, जबकि जो अदर चैप्टर्स हैं, अगर हम 85, 86 की बात करें, 86 और 87 की बात करें, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 28% तक का GST हो रहा है और कई सारे टैक्सेशन लग रहे हैं। तो बेसिकली टैक्स का डिफरेंट था 85 और 86 और 87 और 88 में लेकर के, 86 और 88 में लेकर के। और इसीलिए वेस्टिंग हाउस ने केस फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने वेस्टिंग हाउस के फेवर में जजमेंट किया था। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, the auto component industry would have to pay up to 15% BCD and 28% GST for these components. तो कंपनी के लिए तो उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन इंडस्ट्री को उससे लॉस होने लगा। एंड इफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, जो कि सेपरेट नोट के फॉर्म में दिया था, अगर उसको यूज़ किया जाए तो इंडस्ट्री को केवल और केवल 7 से 10% का ही टैक्स देना पड़ता था। अब इस रूलिंग के बाद जो ऑटोमोबाइल कंपनी थी, मोर स्पेसिफिक इंडियन रेलवे नहीं, जो ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उनका जो टैक्स था स्पेशली GST वो 28% तक बढ़ गया था। इसी के बाद से CBIC
दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया और उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता, वो केवल और केवल उस पर्टिकुलर केस के लिए ही था। इंडस्ट्री स्पेशली जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है जो अभी तक जो टैक्स देती आ रही थी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, वही टैक्स देगी। हालांकि ये बात बहुत क्लियर थी कि सीबीआईसी का कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी मैंडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइट नहीं कर सकता था। इसीलिए सीबीआईसी ने रिव्यू पटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वो रिव्यू पटिशन जो है वो डिसमिस कर दिया है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड इंडस्ट्री होगी दैट विल बी ऑटो कॉम्पोनेंट। हालांकि रेलवे जो है जो वहाँ पर रिलेज एक्चुअली में यूज़ होते हैं उनको तो कुछ फ़ायदा है, बट ऑटो कॉम्पोनेंट जो इंडस्ट्री है दैट आर नॉट एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वेस्टिंग हाउस रूलिंग। और यही पर्टिकुलर इस केस में कहा गया है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पर रिव्यू जो पिटीशन थी, रिव्यू जो प्लेयर थी वो रिजेक्ट कर दी है, दैट इज़ अ वेरी significant setback for industry, more specifically for automobile sector. So let us see how a CBIC, automobile industry and other industry will take their approach on it. आप देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 4 of business standard. Disbursement of capex loan to states may rise to rupees 70k crore in quarter 2. If you are regularly following my news channel, you must be knowing कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में स्टेट्स को अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देने का अनाउंसमेंट किया था। और एज पर द बजट डॉक्यूमेंट जो डिसबर्समेंट होना था वो ये 70,000 करोड़ का डिसबर्समेंट होना था एट द एंड ऑफ सितंबर क्वार्टर के। सितंबर क्वार्टर तक अप्रॉक्सीमेटली 70k करोड़ का जो डिसबर्समेंट है, लोन डिसबर्समेंट, वो स्टेट्स को हो जाना था। तो बेसिकली स्टेट्स को फ्रंट लोड किया गया था कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करें। क्यों बूस्ट करें? क्योंकि पैंडेमिक के बाद सबसे पहली बात स्टेट्स के पास जो रेवेन्यू था उसका शॉर्टफॉल था, तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल को मिटिगेट करने के लिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो दैट मे लीड्स टू मल्टीपल बेनिफिट्स टू द इकॉनमी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मे लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मे लीड्स टू इनकम जनरेशन और डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज इन इनकम में लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिंपल टर्मिनोलॉजी। तो इसीलिए स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन या कैपेक्स लोन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया था इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में। और उसके अकॉर्डिंग 70,000 करोड़ का जो डिसबर्समेंट था वो सितंबर तक हो जाना था। अपार्ट फ्रॉम इट, थर्ड बेनिफिट क्या है? दैट में ऑल्सो लीड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो स्टेट्स को फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कोविड पैंडेमिक के बाद से रिवाइवल के लिए, इन सारे रीजंस की वजह से स्टेट्स ने ये एलोकेशन किया था, सेंटर ने ये एलोकेशन किया था स्टेट्स के लिए। और इन बिटवीन अगर हम देखें तो जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जुलाई मंथ में बोला था कि सितंबर तक पूरा 1 ट्रिलियन जो लोन का प्रॉमिस लोन है उसका डिसबर्समेंट हो जाएगा। हालांकि अभी तक अगर हम देखें एक्चुअल डेटा, so as per the senior government official, central government has approved 30k crore of capex loan and may approve 60 to 70k crore of loan by the end of this क्वार्टर। इट मीन्स सितंबर तक केवल और केवल 70k एट मैक्स 70k करोड़ का ही डिसबर्समेंट हो जाएगा। हालांकि जो प्रॉमिस किया था हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 1 ट्रिलियन का फुल एलोकेशन हो जाएगा सितंबर तक, ऐसा फिलहाल के लिए होता हुआ नहीं दिख रहा। तो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन in order to promote the capital expenditure, in order to promote the infrastructure development is a part of Center Financial Year 23 capex budget of 7.5 trillion. इसमें से जो कुछ लोन है दैट इज़ फ्री लोन, मोस्टली विदाउट एनी कंडीशन। 80,000 करोड़ का लोन है वो विदाउट कंडीशन है, और 20,000 करोड़ का जो लोन है वो डिफरेंट स्कीम्स के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स, ऑप्टिक फाइबर केबल्स, गति शक्ति रिलेटेड जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो एलोकेशन है, डिसबर्समेंट है, वो कंडीशन फ्री है। हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं।
और हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे इसका एलोकेशन हो, जो 80,000 करोड़ जो कंडीशन फ्री हैं उसका डिसबर्समेंट 15th फाइनेंस कमीशन का जो डिविजिबल टैक्स पूल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। सो दिस इज़ द कैपेक्स रिकॉर्ड। तो फिलहाल के लिए इन न्यूज़ में ये कहना है कि जो गवर्नमेंट का एम था 1 ट्रिलियन का फुल एलोकेशन एट द एंड ऑफ सितंबर वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। दीज आर द ग्लिम्स ऑफ इट कि इसमें से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन रिसीव करेंगे, सबसे ज़्यादा डिसबर्समेंट रिसीव करेंगे, यूपी और बिहार। सो लेट अस सी हाउ एक्चुअल डेटा विल कम एट द एंड ऑफ September month। अब देख लेते हैं some other news clips। Center pushes Chinese firms to dial up India phone exports। So Ministry of Electronic and Information Technology जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MIT भी बोलते हैं, MIT ने जो चाइनीज़ डिवाइस मेकर्स हैं उनसे बोला है कि वो इंडिया से एक्सपोर्ट अपना इंक्रीज़ करें, या उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनसे कहा है कि दे शुड एक्सपोर्ट डिवाइसेस और सेमी finished products that they used in mobile manufacturing, they should export it from India and also bolster their supply chain in the country to increase the value addition। कहीं ना कहीं ये इंडिया के एम्बिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बनना चाहता है इस वर्ल्ड में, और उसके लिए अपने नेबरिंग कंट्री से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि चाइना का अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क है और चाइना इटसेल्फ इज़ अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। तो कितना इंडिया की बात को माना जाएगा, दैट इज़ अ समथिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। हालांकि कुछ कंपनीज जैसे अगर हम बात करें ओप्पो, तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग देयर रोड मैप फॉर द सेम। तो जितने भी चाइनीज़ डिवाइस मेकर्स हैं उनसे मीटिंग्स हो रही है कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, और उनको इंड्यूस किया जा रहा है, उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि वो इंडिया के एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि इंडिया का अगर हम बात करें टारगेट की, तो जो एम्बिशियस टारगेट है इंडिया का मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का, वो है अप्रॉक्सीमेटली $126 बिलियन टिल फाइनेंशियल ईयर 26। तो फाइनेंशियल ईयर 26 तक या फाइनेंशियल ईयर 26 तक के टाइम तक अप्रॉक्सीमेटली इंडिया $126 बिलियन वर्थ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, और जिसमें से half of it will be exported to other countries। ये एम्बिशियस टारगेट सेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, और इसीलिए कई सारे कंट्रीज से अप्रोच भी किया जा रहा है, कंपनीज से अप्रोच भी किया जा रहा है, मीटिंग्स करी जा रही हैं। अभी के लिए अगर हम बात करें तो क्लियर है चाइना का इसमें डोमिनेशन है। इस पर्टिकुलर मार्केट में 75% जो शेयर है वो चाइनीज़ डिवाइस मेकर्स का इंडियन सेल में है। 98% शेयर ऑफ दीज फर्म्स इन सब 10K मार्केट, 12 to 18% of value addition by these firms in इंडिया ओनली। केवल 12 से 18% का ही वैल्यू एडिशन होता है, और $5 बिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट जो है अब ओप्पो करेगा आगे आने वाले टाइम में इंडिया से, और अप्रॉक्सीमेटली इसके लिए $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो ओप्पो करेगा। तो फिलहाल के लिए ओप्पो इज़ प्रिपेयरिंग फॉर रोड मैप फॉर इट, और हो सकता है अदर कंपनीज भी इंडिया के एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इट इज़ गेटिंग टफर फॉर IT सेक्टर टू फंड ट्रेड डेफिसिट। अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, सिंगल बिगेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर। हम सभी जानते हैं इंडिया की GDP में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, और अगर सर्विस सेक्टर में देखें तो IT इज़ वन ऑफ द डोमिनेटिंग सेक्टर। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है IT सेक्टर से, एंड इट इज़ वन ऑफ द की सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन इंडिया। But there has been a sharp decline in the IT industry's abilities to fund India's fast-growing merchant trade deficit and current account deficit. And most of the time ये होता था कि जो IT सेक्टर है वो इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को, इम्पॉर्टेंटली कैट को रिकवर करने में हेल्प करता था। इट मीन्स जो भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता था उस वो IT की अर्निंग से थोड़ा सा कुशन हो जाता था। बट इस समय जो IT सर्विसेज हैं उनमें हम कह सकते हैं फॉल देखने को मिला है, मे बी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, मे बी बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से जब IT सेक्टर्स से जो अर्निंग्स हो रही हैं दैट आर नॉट वेरी मच सफिशिएंट टू फंड द ट्रेड डेफिसिट, टू फंड द कैट। अगर हम बात करें नेट एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज, तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज हैव जस्ट फंडेड 30% ऑफ इंडियाज मर्केंटाइल ट्रेड डेफिसिट, जबकि एक साल पहले ये 68% था।
तो कहीं ना कहीं आईटी सर्विसेज की जो अर्निंग्स हैं उनमें फॉल देखने को मिल रहा है। रीज़न में भी पैंडेमिक, रीज़न में भी ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल टेंशन दैट हैज़ अराइजन आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से जो आईटी सर्विसेज हैं उसकी अर्निंग कम हो रही है एंड आईटी सेक्टर इज़ नॉट एबल टू एक्चुअली कुशन द ट्रेड डेफिसिट और वाइडन ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया, मोर स्पेसिफिकली मर्केंटाइल ट्रेड डेफिसिट इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो ये डेटा, रीसेंट डेटा ये इंडिकेट कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, इंडिया ईरान इंक बाईलैटरल सीफारल पैक्ट। तो छाबार पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर के जैसे कि जो टॉक्स है, नेगोशिएशंस हैं दैट आर गेटिंग ओवर, तो जो पोर्ट को डेवलपमेंट का जो मोमेंटम है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। रिसेंटली मंडे को इंडिया और ईरान ने एक डील साइन करी, हम बोल सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, MOU साइन किया। किस लिए? यहाँ पर दोनों ही साइड ने म्यूचुअली रिकॉग्नाइज किया दोनों ही देश के सर्टिफिकेट्स को फॉर द कॉम्पिटेंसी इन अनलिमिटेड वॉयज ऑफ सी फारर फ्रॉम बोथ नेशन। तो इस MOU के तहत जो सी फेरर्स हैं वो दोनों ही उनके मूवमेंट को लेकर के दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके से मूवमेंट होगा सी फेरर्स का, उसको लेकर के ये एग्रीमेंट साइन हुआ। सो इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के रीसेंट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया और ईरान ने एक MOU साइन किया है जहां पर दोनों ही कंट्रीज़ के जो सी फेरर्स हैं उनके मूवमेंट को लेकर के दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड दिस विल बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INSTC भी बोलते हैं। और INSTC के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट और एक इम्पॉर्टेंट डील प्रूफ हो सकती है एज पर आवर मिनिस्ट्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, PSB's प्रॉपर्टी ई ऑक्शनिंग पोर्टल सेट फॉर अ मेकओवर। इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो ई पोर्टल है फॉर प्रॉपर्टी ई ऑक्शनिंग, हम उसके बारे में जानें। बेसिकली न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ई ऑक्शनिंग का पोर्टल है उसका मेकओवर होने वाला है, उसका रिनोवेशन होने वाला, जो उसमें बग्स थे और जो कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ वो ऐड होने जा रही हैं। इसी न्यूज़ में उसका नाम भी दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ई पोर्टल? द इंडियन बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम, IBAPI। the Indian Bank Auction Properties Information Portal is presently being used by all public sector banks for displaying the property। कैसी प्रॉपर्टी? जो वो ऑक्शन करना चाह रहे हैं, जिसको वो मोनेटाइज करना चाह रहे हैं। ये पोर्टल 2019 में लॉन्च किया गया था और किसने लॉन्च किया था? IBA ने लॉन्च किया था, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने लॉन्च किया था एंड दिस पर्टिकुलर पोर्टल इज मैनेज्ड बाय इंडियन बैंक। ये इंडियन बैंक जो है वो इस पोर्टल को मैनेज करता है और अब इसके रिनोवेशन मेकओवर के लिए प्लानिंग करी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्री ऑक्शनिंग, ऑक्शनिंग, पोस्ट ऑक्शनिंग जो स्टेजेस हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए, सीमलेसली इंटीग्रेट करने के लिए ये रिनोवेशन ज़रूरी है। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन को भी डेवलप किया जा रहा है फॉर द ऑक्शनिंग प्रोसेस थ्रू दिस ई पोर्टल। और ये जो ई पोर्टल डेवलप किया गया था, जो लॉन्च किया गया था 2019 में, ये DFCs के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ थी उसके अंडर इस पर्टिकुलर पोर्टल को डेवलप किया गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर लिस्टेड एंड ऑक्शन थ्रू ओनली दिस पोर्टल, दैट इज IBAPI। तो इसका मेकओवर होने जा रहा है जस्ट टू मेक इट मोर सीमलेसली इंटीग्रेटेड थ्रू आउट ऑल द फेसेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, कंसोलिडेटेड रूल्स टू ब्रिंग इन क्लैरिटी ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्हांस करने के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंडे को ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक कंसोलिडेटेड रूल जो है वो नोटिफाई किया गया। तो जितनी भी जो इंडियन एंटिटीज़ हैं जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको गाइड करने के लिए, उसको डायरेक्ट करने के लिए एक कंसोलिडेटेड रूल बुक पब्लिश करी। किसने? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑन मंडे एंड दिस rule book will be called as the Foreign Exchange Management Overseas Investment Rule 2022।
और इसके बाद जितने भी जो अदर रेगुलेशंस थे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड द इंडिया रेगुलेशन 2015, वो सब अब इसमें सब्ज्यूम हो जाएंगे नए रूल्स में, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2022. So definitely to integrate the Indian business with the global market, to make the Indian companies a part of global value chain, this change was highly required as per the ministry. और इस नए रूल के तहत बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर के उनको करंट बिजनेस सिनेरियो, ग्लोबल बिजनेस सिनेरियो और इकोनॉमिक डायनेमिक्स से अलाइन किया गया है, जहां पर क्लैरिटी आएगी। जो कुछ इन्वेस्टमेंट थे उनको लेकर के क्लैरिटी आई थी, प्रॉपर्टी होल्डिंग को लेकर के क्लैरिटी आएगी, टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर के क्लैरिटी आएगी, जिसकी वजह से जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी लेस कंप्लाइंसेस देखने को मिलेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा। तो क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ईजीनेस, कंसोलिडेशन, टैक्स ट्रीटमेंट, ऑल दीज आर एक्चुअली की कंसिडरेशन इनटू दिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2022। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हाईलाइट्स आप दे सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव exam. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.